हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बैटरियों के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको दो प्रकार की बैटरियां पढ़ाई थी, एक प्राथमिक बैटरी और एक द्वितीयक बैटरी। मैंने बताया था प्राथमिक बैटरियां ऐसी होती हैं जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको दो प्राथमिक बैटरियां पढ़ाई थी, एक शुष्क सेल पढ़ाया था और एक मरकरी सेल पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको द्वितीयक बैटरियां पढ़ाई थी। द्वितीयक बैटरियां ऐसी होती हैं जो डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज की जा सकती हैं। मैंने आपको दो द्वितीयक बैटरियां भी पढ़ाई थी, एक सीसा संचायक सेल और एक निकिल कैडमियम सेल। तो ये तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम नया टॉपिक हम पढ़ते हैं संचारण। देखते हैं कि संचारण क्या होता है। तो आज का टॉपिक है अपना पहला संचारण। देखो, संचारण क्या होता है। वायुमंडल की नमी और वायुमंडल की गैस, मेरे शब्दों को सुनना, वायुमंडलीय नमी और वायुमंडलीय गैसों के कारण धातुएं ऑक्सीकृत होकर विभिन्न प्रकार के रंगीन यौगिकों का निर्माण करती हैं। यह क्रिया संचारण कहलाती है। समझ रहे हो। जैसे मान लो ये कोई धातु है जिसमें m परमाणु है, सही है। वायुमंडलीय गैसों और वायुमंडलीय नमी के कारण ये धातु ऑक्सीकृत हो जाती है। मतलब इसके जो परमाणु है वे ऑक्सीकृत हो गए। यहां परमाणुओं का ऑक्सीकरणांक 0 है, 0 से +n हो गया। तो क्या हुआ, वायुमंडल की नमी व वायुमंडल की गैसों के कारण धातु ऑक्सीकृत हो गई और ऑक्सीकृत होकर के ये मान लो धातु रंगीन यौगिक बना रही है। मान लो ये रंगीन यौगिक बना लिया इसने। वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस और जल से क्रिया करके ये रंगीन यौगिक बना लिया। तो ये क्रिया क्या कहलाई, संचारण कहलाई। दोबारा सुन लो, वायुमंडलीय नमी व वायुमंडलीय गैसों के कारण धातुएं ऑक्सीकृत होकर रंगीन यौगिकों का निर्माण करती हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, संचारण कहलाती है। तो हम संचारण की परिभाषा लिख सकते हैं। हेडिंग डालो आप, संचारण डाल दी हेडिंग और लिखो मेरे संग संग, वायुमंडलीय नमी व वायुमंडलीय गैसों के कारण, वायुमंडलीय नमी व वायुमंडलीय गैसों के कारण धातुएं ऑक्सीकृत होकर रंगीन यौगिकों का निर्माण करती हैं। रंगीन यौगिकों का निर्माण करती हैं। यह क्रिया संचारण कहलाती है। तो सिंपल सी परिभाषा आप आसानी से याद कर सकते हैं कि वायुमंडलीय नमी व वायुमंडलीय गैसों के कारण धातुएं ऑक्सीकृत होकर के रंगीन यौगिकों का निर्माण करती हैं। यह क्रिया कहलाती है संचारण। और इसके उदाहरण दे अपन संचारण के, तो इसके एग्जाम्पल
अच्छा, इसके एग्जाम्पल है, एक तो लोहे पर जंग लगना, ये संक्षारण का एग्जाम्पल है। तुम देखते होंगे लोहा जो है, लोहा धातु जो है, यह ऑक्सीकृत होकर के लाल भूरे से रंग के यौगिक बनाती है, जिसे जंग कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। क्लियर? और एग्जाम्पल देता हूं, चांदी के आभूषणों का काला पड़ जाना, चांदी के आभूषणों का काला पड़ जाना, ये भी संक्षारण का एग्जाम्पल है। ये देखते हैं, अपने घरों में देखा होगा, जो अपन चांदी के आभूषण जो होते हैं वो धीरे धीरे ब्लैक पड़ जाते हैं। तो होता क्या है, चांदी धातु जो है वो ऑक्सीकृत होकर के काले रंग के यौगिक बनाती है वायुमंडलीय नमी व वायुमंडलीय गैसों के कारण। तो चांदी का काला पड़ जाना भी संक्षारण का उदाहरण है। और एग्जाम्पल देते हैं, कॉपर के बर्तनों, कॉपर मतलब तांबे, कॉपर के बर्तनों पर हरी पीली परत का जम जाना, हरी पीली परत का जम जाना, ये भी आप देखते होंगे, जो अपने पास घरों में जो कॉपर के तांबे के बर्तन होते हैं उन पर हरी पीली सी एक परत जम जाती है। तो वहां भी वो भी संक्षारण का उदाहरण है। तो वहां भी क्या हुआ है, वायुमंडलीय नमी व वायुमंडलीय गैसों के कारण कॉपर धातु ऑक्सीकृत होकर के हरे पीले रंगीन यौगिकों का निर्माण करती है। तो अपन ने संक्षारण देखा, संक्षारण के उदाहरण देखे। ये समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। पॉज कीजिए वीडियो को और इसे यहां तक नोट कीजिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये टॉपिक पढ़ना है हमें, लोहे पर जंग लगना, कि लोहे पर जंग कैसे लगती है। पेपर में आता है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया विधि को समझाइए, या ऐसे आता है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को समझाइए। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि लोहे के संक्षारण को समझाइए। लोहे पर जंग लगना मतलब लोहे का संक्षारण होना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोहे पर जंग लगना। तो नेक्स्ट टॉपिक लोहे पर जंग लगना, ये आज का टॉपिक ऐसा है जो हमें सिखाएगा कि लोहे पर जंग कैसे लगती है। ठीक है दोस्तों, तो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग कैसे लगती है समझते हैं। लोहे पर जंग कैसे लगती है, ढंग से समझना मेरी बात को। देखो, वर्षा के दिनों में जब एक लोहे धातु की चद्दर को, पूरे को एक बार समझ लो फिर एक साथ नोट कर लेना। ये मान लो एक लोहे धातु की चद्दर है, मैं लिख देता हूं, लोहे की चद्दर है, और वर्षा के दिनों में मान लो ये खुले स्थान पर रखी हुई है। ठीक है, ये लोहे की चद्दर है, वर्षा के दिनों में खुले स्थान पर रखी हुई है। ये इस पर वर्षा का जल एकत्रित हो चुका है। ये लोहे धातु की चद्दर पर वर्षा का जल एकत्रित हो चुका है। ठीक है, जिसमें वायुमंडल की CO2 गैस घुल गई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लोहे धातु की चद्दर है जिस पे वर्षा का जल एकत्रित हो चुका है, इसमें वायुमंडल की CO2 गैस घुल गई है, और घुल करके इसने जल से क्रिया करके इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लिया है H2CO3। तो इस तरह से क्रिया चलती है, ढंग से सुनो।
जब तुम वर्षा के दिनों में खुले स्थान पर कोई लोहे की चद्दर को रख देते हो तो उस पर वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, जिसमें वायुमंडल की CO2 गैस विलय होकर कार्बोनिक अम्ल का विलयन बनाती है। कार्बोनिक अम्ल जो है ये अपघटित हो जाता है, टूट जाता है और H+ आयन और CO3-2 आयन बना लेता है। मतलब इस अम्लीय विलयन में कार्बोनिक अम्ल का जो विलयन बना है इसमें H+ आयन और CO3-2 आयन उपस्थित होते हैं। कौन कौन से आयन होते हैं? H+ आयन और CO3-2 आयन। ये कहां से आए? इस वर्षा के जल में कार्बोनिक अम्ल का विलयन बन गया है, जिसमें कार्बोनिक अम्ल H+ आयन और CO3-2 आयन में टूट गया है। तो सीधी सी बात करें कि लोहे के धातु की चद्दर पर कार्बोनिक अम्ल का विलयन बन चुका है, जिसमें H+ आयन और CO3-2 आयन उपस्थित हैं। इस अम्लीय विलयन के कारण लोहे धातु की जो चद्दर है इसके Fe परमाणु ऑक्सीकृत होते हैं। इसमें Fe परमाणु होंगे। लोहे धातु की चद्दर है तो Fe परमाणु इसमें होंगे। ये इस अम्लीय विलयन के कारण ऑक्सीकृत होते हैं। सीधी सी बात है, ये अम्ल का विलयन है। तुम्हें एक पढ़ा होगा, वह धातु जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है। ध्यान है क्या? वह धातु जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है वह अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देती है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी का एक उपयोग बताया था मैंने। वहां पर मैंने जिंक के पात्र में अम्ल H2SO4 रखा था, तो यहाँ एक तरह से क्या हो गया, Fe के पात्र में अम्ल H2CO3 का विलयन रखा हुआ है। तो इस विलयन के कारण क्या होगा, ये Fe परमाणु ऑक्सीकृत हो जाते हैं, क्योंकि Fe का मानक अपचयन है हाइड्रोजन से कम है। तो वह धातु जिसका मानक अपचयन है हाइड्रोजन से कम होता है वो अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देती है, पर स्वयं क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत। तो सीधी सी भाषा में कहूं, इस अम्लीय विलयन के कारण लोहे धातु के Fe परमाणु जो है ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं, Fe+2 आयनों का निर्माण करते हैं। तो एक तरह से लोहे धातु की चद्दर जो है वो एनोड का कार्य करने लग जाती है। ऑक्सीकरण हो रहा है इस पर, तो ये एनोड की भूमिका निभाने लग जाती है। सही है? अच्छा, तो ये Fe परमाणु ऑक्सीकृत होने लग जाते हैं, तो लोहे धातु की चद्दर जो है वो एनोड का कार्य करने लग जाती है। और जो दोस्तों ये अम्लीय विलयन है, दिख रहा है आपको, ये अम्लीय विलयन कैथोड का कार्य करने लग जाता है। इस पर क्या, इसमें क्या अभिक्रिया चलती है, इसके जो H+ आयन है, H+ आयन इसमें ही है, वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए, यहां से। जब Fe परमाणु Fe+2 आयन में कन्वर्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस विलयन में चले जाएंगे। ये H+ आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और साथ में वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ये H2O बना लेते हैं, जल। 2 H+ आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 H बनाएंगे, जो एक O से क्रिया करके H2O बना लेंगे। इस तरह यहां पर यह अभिक्रिया चलती है। तो ये कैथोड का काम करता है। कौन? अम्लीय विलयन। तो पहले यहां तक क्लियर करो, फिर आगे समझते हैं। वर्षा के दिनों में मैंने लोहे धातु की चद्दर को खुले स्थान पर रखा था, जिस पर वर्षा का जल एकत्रित हो गया। इस वर्षा के जल में वायुमंडल की CO2 गैस विलय हो गई। वर्षा के जल में वायुमंडल की CO2 गैस विलय होकर के कार्बोनिक अम्ल का विलयन बना लेती है, जिसमें H+ और CO3-2 आयन उपस्थित होते हैं। इस अम्लीय विलयन के कारण लोहे धातु की जो चद्दर है यह एनोड का कार्य करने लग जाती है। इसके Fe परमाणु ऑक्सीकृत होते हैं। सही है? और जो ये अम्लीय विलयन है ये कैथोड का कार्य करता है, जिस पर निम्न अभिक्रिया संपन्न होती है। चलिए, अच्छा, तो हुआ क्या है, एक तरह से शॉर्ट में समझो, वर्षा के जल और वायुमंडल की गैसों के कारण लोहे धातु जो है वो ऑक्सीकृत हो रही है। अब ये निर्मित Fe+2 आयन
वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस व नमी मतलब जल से क्रिया करके Fe2O3.XH2O प्रकार के लाल भूरे से रंग के यौगिक बनाती है जिसे जंग कहते हैं। अब लोहे धातु की चद्दर पर Fe+2 आयन है जो वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस और जल से क्रिया करके लाल भूरे से रंग के यौगिक बनाते हैं जिसे जंग कहते हैं। इस तरह से लोहे पर जंग लगती है। मतलब सिंपल भाषा में ये कहूं मैं कि वायुमंडल की नमी और वायुमंडल की गैसों ने क्या किया, लोहे धातु को ऑक्सीकृत कर दिया और निर्मित ये Fe+2 आयन जो है ये रंगीन यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से लोहे पर जंग लगने की क्रिया संपन्न होती है। दोस्तों इसको एक बार और दिमाग में क्लियर कर लो, एक बार और समझा देता हूं। मैंने वर्षा के दिनों में लोहे धातु की चद्दर को खुले स्थान पर रखा, उस पर वर्षा का जल एकत्रित हो गया जिसमें वायुमंडल की CO2 गैस घुली और कार्बोनिक अम्ल का विलयन बन गया। इस अम्लीय विलयन के कारण लोहे धातु की चद्दर एनोड का कार्य करती है जिस पर निम्न अभिक्रिया होती है। वह अम्लीय विलयन कैथोड का कार्य करता है जिस पर निम्न अभिक्रिया होती है। सही है। आगे लिखोगे लोहे की धातु की चद्दर पर निर्मित Fe+2 आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस व जल से अभिक्रिया करके लाल भूरे से रंग के यौगिक Fe2O3XH2O का निर्माण करते हैं जिसे जंग कहते हैं। तो अब इसको नोट कर सकते हैं हम, पर कैसे, रुक जाओ मैं लिखाऊंगा, आपको लिखना है। हेडिंग डालो लोहे पर जंग लगना, डालिए हेडिंग लोहे पर जंग लगना और लिखिए इसको, लिखो वर्षा के दिनों में लोहे धातु की चद्दर को खुले स्थान पर रखने से उस पर वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है। वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है। लिख लिया? आगे लिखो जिसमें वायुमंडलीय CO2 गैस विलय होकर कार्बोनिक अम्ल का विलयन बनाती है। और इस रिएक्शन को लिख लीजिए, मैं इसको साफ लिख देता हूं। इस रिएक्शन को लिख लीजिए H2O प्लस CO2, तीर का चिन्ह H2CO3, और फिर ये टूट जाएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी H प्लस आयनों में और CO3-2 आयनों में। तो आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, करो इसको फटाफट नोट। लिख लिया? अब आगे लिखिए, अगली लाइन पे आ जाइए और लिखिए इस अम्लीय विलयन के कारण लोहे की चद्दर एनोड का कार्य करती है। जिस पर निम्न रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये अभिक्रिया आपको लिखनी है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं। लोग Fe से क्या बना, Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये रिएक्शन नोट कर लीजिए, ठीक है। लोहे धातु की चद्दर एनोड का कार्य कर रही है।
लिख लिया। आगे लिखिए, अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन कैथोड का कार्य करता है। अम्लीय विलयन कैथोड का कार्य करता है जिस पर निम्न अभिक्रिया होती है। जिस पर निम्न अभिक्रिया होती है। ये O2 गैस वायुमंडल की है और ये रिएक्शन भी नोट कर लीजिए और फिर रुक जाइए। नोट कर लिए रिएक्शन। अब मेरी बात सुनिए। तो आप अगर देखें तो लोहे धातु की चद्दर एनोड का काम कर रही है और अम्लीय विलयन कैथोड का काम कर रहा है। तो यहां पर एक सेल बन चुका है, वैद्युत रासायनिक सेल। भाई एनोड है और कैथोड है, सब बन गया, वैद्युत रासायनिक सेल बन चुका है। क्लियर? यहां तक लिख दिया। अब आगे लिखिए। यहां तक लिख ही लिया आपने, ये रिएक्शन लिखी ली। आगे लिखिए, देखो लोहे की चद्दर पर निर्मित Fe+2 आयन, लोहे की चद्दर पर निर्मित Fe+2 आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस, वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस व नमी से अभिक्रिया द्वारा लाल भूरे रंग के यौगिक, लाल भूरे रंग के यौगिक, और कोष्टक में लिख लेना इसको लिख लेना, लाल भूरे रंग के यौगिक कोष्टक में Fe2O3.XH2O बनाती है। लाल भूरे रंग के यौगिक कोष्टक में ये लिख लिया। फिर आगे लिखो, बनाती है जिसे जंग कहते हैं, जिसे जंग कहते हैं। तो आप ढंग से समझ लेना भाई कि लोहे पर जंग कैसे लगती है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक क्लियर, संक्षारण और लोहे पर जंग लगना। हम चैप्टर के लास्ट में हैं। अब हम कुछ टॉपिक और जो इस चैप्टर में रह रहे हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, ईंधन सेल। अगली हेडिंग डालिए, ईंधन सेल। और दोस्तों समझिए ईंधन सेल क्या होते हैं। देखो, हमने पहले वैद्युत रासायनिक सेल पढ़े हैं, वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल, एक ही बात है, आपको बताया था। सर्वप्रथम वैद्युत रासायनिक सेलों को गैल्वेनी व वोल्टा नाम के वैज्ञानिकों ने बनाया था, इसलिए वैद्युत रासायनिक सेलों को गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। तो वैद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं, इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया चलती है। तुम्हें पता होगा अप्रत्यक्ष रेडॉक्स, इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया चलती है जिससे उत्पन्न ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। भाई मैं सिंपल भाषा में कहूं, वैद्युत रासायनिक सेलों में रेडॉक्स अभिक्रिया चलती है जिससे उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ईंधन सेल क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ईंधन सेलों में दहन अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया चेंज हो चुकी है। ईंधन सेलों में दहन अभिक्रिया, जैसे मैंने लिखा किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो ये चलेगी दहन अभिक्रिया।
उच्च ताप पर। तो ईंधन सेलों में दहन अभिक्रिया होती है जिससे उत्पन्न ऊर्जा को ये किसमें कन्वर्ट करते हैं? अरे दहन अभिक्रिया, अभिक्रिया तो है। ईंधन सेलों में अंतर यह है कि इनमें दहन अभिक्रिया होती है जिससे उत्पन्न ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ईंधन सेल भी एक तरह से गैल्वेनिक सेल ही है, विद्युत रासायनिक सेल ही है। ये भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो अपन कहेंगे कि ईंधन सेल क्या है? वे गैल्वेनिक सेल जो ईंधनों के दहन से, ये ईंधन है एम, ईंधनों के दहन से मतलब ईंधनों के जलने से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्या कहलाते हैं? ईंधन सेल। अच्छा, इनमें कौन से ईंधन काम में लिए जाते हैं? इनमें ईंधन काम में लिए जाते हैं हाइड्रोजन गैस। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ईंधन सेल में प्रयुक्त होने वाले ईंधनों के नाम लिखिए, तो अपन ईंधन लिखेंगे हाइड्रोजन गैस, मैथिल अल्कोहल, मैथेन गैस, ये सब ईंधन हैं। तो अपन ईंधन सेलों में ईंधन के रूप में काम में लेते हैं या तो हाइड्रोजन गैस या मैथेन गैस या मैथिल अल्कोहल, जिनका दहन होता है इनमें और जिससे उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को ये बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं कि ईंधन सेल क्या है? वे गैल्वेनिक सेल जो ईंधन जैसे हाइड्रोजन गैस, मैथेन गैस, मैथिल अल्कोहल आदि के दहन से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं। हेडिंग डालिए ईंधन सेल और लिखिए मेरे साथ साथ, मैं बोलता हूं। डालिए हेडिंग ईंधन सेल और लिखिए वे गैल्वेनिक सेल जो ईंधन जैसे हाइड्रोजन गैस, मैथेन गैस, मैथिल अल्कोहल आदि के दहन से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ईंधन सेल कहलाते हैं। क्लियर? अच्छा, हाँ, अब आगे पढ़ो, आगे सुनो मेरी बात को। सबसे सफल या ऐसे कहूं सबसे ज्यादा सक्सेस जो ईंधन सेल हुआ है, सबसे सफल ईंधन सेल H2O2 ईंधन सेल है। ये एक ईंधन सेल है H2O2 ईंधन सेल। ये सबसे ज्यादा सफल, सबसे ज्यादा सक्सेस ईंधन सेल है। तो हम कह सकते हैं सबसे अधिक सफल ईंधन सेल कौन सा है? H2O2 ईंधन सेल। इसका उपयोग दोस्तों सुनो, अपोलो अंतरिक्ष यान में किया गया था। इस H2O2 ईंधन सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष यान, जो एक चंद्रयान था, धरती से चंद्रमा पर गया था, तो इस H2O2 ईंधन सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष यान में हुआ था। वहां ये दो काम करता था। एक तो वैज्ञानिकों को पेयजल उपलब्ध कराता था, क्योंकि इस ईंधन सेल में जल बनता है।
तो ये दो काम करता था। एक तो जो वैज्ञानिक अपोलो अंतरिक्ष यान में बैठ करके चंद्रमा पर गए थे उन्हें ये पेयजल उपलब्ध कराता था, और साथ में अपोलो अंतरिक्ष यान में विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराता था। भाई सेल है तो विद्युत की सप्लाई तो करेगा ही ये, तो ये विद्युत की आपूर्ति करता था, सप्लाई करता था, और साथ में जो वैज्ञानिक है उनको पेयजल उपलब्ध कराता था। सही है। तो पहले यहां तक लिख लीजिए, आप लिखिए आगे इसमें। सबसे सफल ईंधन सेल, सबसे सफल ईंधन सेल H2O2 ईंधन सेल है। ऐसे लिखो, सबसे सफल ईंधन सेल H2O2 ईंधन सेल है। आगे लिखो, जिसका उपयोग अपोलो अंतरिक्ष यान में किया गया था। अपोलो अंतरिक्ष यान में किया गया था। लिख लिया? और लिख लो, अपोलो अंतरिक्ष यान में किया गया था, यहां तक लिख लिया। और लिखो, यह विद्युत आपूर्ति, मतलब विद्युत सप्लाई, विद्युत आपूर्ति व पेयजल उपलब्ध कराता था। पेयजल, पीने का पानी, विद्युत आपूर्ति व पेयजल उपलब्ध कराता था। ठीक है। अब इसकी संरचना देखते हैं, इसकी बनावट देखते हैं। अब रुक जाइए और आगे समझिए। देखो ब्लैक बोर्ड पर मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। ईंधन सेल की संरचना में दो दीवार थी जो ग्रेफाइट की बनी हुई थी। ठीक है। तो इसकी संरचना में दो ग्रेफाइट की दीवार थी। ये ग्रेफाइट की दीवार है दोनों। सरंध्र दीवार थी। सरंध्र मतलब जिसमें बारीक छिद्र थे इनमें। तो ईंधन सेल की बनावट में दो ग्रेफाइट की दीवारें थी। सरंध्र दीवारें थी, रंध्र वाली, छोटे छोटे रंध्र थे, इनमें छिद्र थे। इनमें प्लेटिनम उत्प्रेरक मिश्रित था इन दीवारों में। तो हम पहली बात तो ये कह सकते हैं कि जो H2O2 ईंधन सेल है, इसमें दो ग्रेफाइट की सरंध्र दीवारें होती हैं जिनमें प्लेटिनम उत्प्रेरक मिश्रित होता है। क्लियर? तो आप पहले ये लाइन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखते चलो और संग संग समझते चलो। लिखो, H2O2 ईंधन सेल में, H2O2 ईंधन सेल में दो ग्रेफाइट की सरंध्र दीवारें होती हैं। दो ग्रेफाइट की सरंध्र दीवारें होती हैं जिनमें प्लेटिनम उत्प्रेरक मिश्रित होता है। जिनमें प्लेटिनम उत्प्रेरक मिश्रित होता है। लिख लिया? अब आगे देखिए, ये ग्रेफाइट की दीवार है। अब ब्लैक बोर्ड पर देखिए, लिखना छोड़ दीजिए। और ये आपके पास दूसरी ग्रेफाइट की दीवार है। दीवार तो केवल ये है, एक एनोड का काम करती है और एक कैथोड का काम करती है। एनोड नेगेटिव है तो गैल्वेनिक सेल ही ना। ईंधन सेल गैल्वेनिक सेल ही तो है। एनोड नेगेटिव, एक एनोड का और एक कैथोड का कार्य करती है। क्लियर? अच्छा, एक दीवार में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, इसमें रंध्र नहीं है, हाइड्रोजन गैस।
और दूसरी दीवार जो है इसमें ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। ये दोनों गैसें आएंगी और इन रंध्रों में चली जाएंगी। ग्रेफाइट की दीवार में रंध्र है, जिस दीवार में हाइड्रोजन गैस आप प्रवाहित कर रहे हो वो एनोड का काम करती है, और जिस दीवार में आप ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कर रहे हो वो कैथोड का काम कर रही है। क्लियर? इसमें भरा होता है NaOH या KOH का सांद्र विलयन। आप NaOH ले लीजिए, सांद्र मतलब गाढ़ा विलयन भरा हुआ है बीच में, दोनों दीवारों के बीच में। और यहां एक रास्ता है ये जल निकलने के लिए, क्योंकि इसमें जल बनेगा, आपको पता ही है, जब तो ये पेयजल की आपूर्ति करेगा। तो इस तरह की इसकी बनावट है जो मैंने आपके सामने बना दी है। इसमें अभिक्रियाएं क्या होती हैं ये आप समझने की कोशिश कीजिए, ढंग से देखना और बुद्धि लगाना। सबसे पहले एनोड की अभिक्रिया। एनोड पर हाइड्रोजन गैस है, दिख ही रही होगी, ये इसमें आ गई है इसके रंध्रों में, तो अभिक्रिया रंध्रों में चलती है। हाइड्रोजन गैस रंध्रों में आ चुकी है ग्रेफाइट की दीवारों के। इसमें NaOH के विलयन में OH- आयन है। तो एक तरह से आप ऐसे समझो 4H और 4OH, तो 4H और 4OH मिलकर के 4H क्या बोले 4H2O बना लेंगे। सही है क्या? अरे 4H और 4H 8H हो गए, और ऑक्सीजन कितनी हो गई 4, तो 4H और 4OH मिलके 4H2O बना लेंगे। संग में 4 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तुम्हें पता ही है एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। क्लियर? रिएक्शन को ढंग से याद ही करना पड़ेगा, पर समझ के याद करोगे तो बढ़िया रहेगा। तो यहां ये रिएक्शन चल रही है इसके रंध्रों में, और ये इलेक्ट्रॉन जो बने ये उपकरण में होते हुए यहां पर आ जाएंगे कैथोड पर। तो कैथोड की अभिक्रिया देखते हैं। कैथोड के रंध्रों में कौन सी गैस उपस्थित है? ऑक्सीजन गैस। ये कैथोड के रंध्रों में है। इसमें जल है ये H2O प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये आ ही रहे हैं एनोड से। क्लियर? तो यहां बनेंगे 4 OH-। तो इलेक्ट्रॉन लिखता हूं 4 ताकि 4 बैलेंस हो जाए। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 4, यहां पर ऑक्सीजन 4 के लिए 2 लगा देता हूं। तो इस तरह से यहां अभिक्रिया हुई। ऑक्सीजन गैस रंध्रों में है, ये जल है, ये रंध्रों में ये जल है, इसका सांद्र विलयन का प्लस इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर OH- बन चुके हैं। ये हुई कैथोड की अभिक्रिया। क्लियर? अच्छा, सेल अभिक्रिया क्या हुई? सेल अभिक्रिया लिखने के लिए एनोड और कैथोड की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन बराबर करके उन्हें जोड़ देते हैं। आपको दिख ही रहे हैं दोनों अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन पहले से बराबर है, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या क्या कटेगा ढंग से देखना। इधर 4 OH है, इधर 4 OH है, ये कट जाएंगे। इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कट जाएंगे। इधर 4 H2O है, इधर 2 H2O है, तो इधर 2 H2O बचेंगे, मतलब पानी बचेगा, इधर 2 H2O। और ढंग से देखो ये जल बन कहां रहा है? एनोड पर। भाई इधर 4 H2O बने और 4 में से 2 तो खत्म हो गई ना। तो ये एनोड पर तभी तो मैंने इधर को से जल निकाला है। यहां पर जल का निर्माण होता है, किस पर निर्माण होता है जल का? एनोड पर, और वो जल निकल करके बाहर आ जाता है। तो आप समझ सेल अभिक्रिया लिखोगे 2H2 प्लस इधर क्या बचा O2, तीर का चिन्ह, इधर के 2H2 तो इधर के 2H2 4 H2 से कट गए ना, तो इधर को 2 H2O बचे, बाकी सब कुछ कट चुका है। तो इसमें जल बना है और जो ऊर्जा निकलती है उससे अभिक्रिया चल रही है, मतलब विद्युत ऊर्जा बन रही है, रासायनिक ऊर्जा। तो इस तरह से इसमें ये अभिक्रिया होती है। अब आपका काम क्या है?
समझ गए? नहीं समझे? डायग्राम बनाइए और ये अभिक्रियाएं नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए।